बहुत ज़्यादा ऐसे निगेटिविटी आ रही, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे कई कपल्स तो ऐसी सिचुएशन आप झांक कर देखिए, आपका बचपन 3 साल से 12 साल का बचपन ज़रूर किसी न किसी तरह के इमोशनल बैगेज के साथ गुजरा होगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप को सही करना है तो सबसे पहले अपने बचपन को सही करिए. सर, हम रिलेशनशिप आज जो बिल्ड कर रहे हैं या जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो एक वुमेन को मेन से जो चैलेंज है, चाहे वो एक मैन को वुमेन से चैलेंज है, वो एग्जैक्टली आज की समस्या है ही नहीं. आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की जो दोष है वो आपके बचपन से आया है. आज फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास के बच्चा है, उसको इतना हैवी कोर्स दे दिया है. मैं तो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ. इतना बेकार सिस्टम है, इतना हैवी कोर्स दे दिया है. माँ बाप अलग परेशान, पेरेंट टीचर अलग परेशान, बच्चा अलग परेशान. उसको आप क्या ही फ्यूचर देंगे. टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो बहुत स्पेशल हैं. मैं सेलिंग और साइकोलॉजी की बात करता हूँ हमेशा, और मैम शताक्षी सिंह जी NLP की बात करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए, बहुत थैंक यू. Thank you so much, Ankit sir. And I'm really grateful to having here just because of you. And not for NLP, sales is very big subject. और मेरे लिए तो बहुत बड़ा है. मेरे को सीखने की ज़रूरत है, तो मैं डेफिनेटली आपसे भी बहुत कुछ सीखने वाली हूँ. 100%. और मुझे NLP सीखने की ज़रूरत है. और आपको पता है सेलिंग और NLP गो हैंड बाय हैंड. Yes, definitely. मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है. बिल्कुल. तो मैम सबसे पहले तो फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई ऑडियंस, आप प्लीज़ बताएं NLP है क्या? NLP सर, मैं ऐसे कहूँ, अगर मैं इसको इजी भाषा में समझाऊँ, मुझे लगता है कि इसे इजी भाषा में समझाने की ज़्यादा ज़रूरत जी. है. NLP जैसे हम और आप हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है. प्रकृति अपने संकेतों से बात करती है, ठीक है. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, राइट. उसी तरीके से आखिर गॉड ने इस पूरे फंक्शन को बनाया है जी. इसकी भी अपनी एक लैंग्वेज होगी ना, ओके. राइट. बॉडी इस पूरी बॉडी की अपनी एक लैंग्वेज होगी ना, Okay. तभी तो वो बताती है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ओह यस, ये हर्ट हो रहा है, ठीक है, ये खुशी दे रहा है. दैट इज़ द फंक्शन ना, दैट इज़ अ लैंग्वेज. तो वो लैंग्वेज जो ब्रेन समझता है, तो ब्रेन की लैंग्वेज को हम कहते हैं, या जो न्यूरल नेटवर्क पे जो आपके न्यूरल साइंस है, यानी जो आपके सेल्स हैं, वो किस लैंग्वेज में बात कर रही हैं, उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. ओके. ब्रेन के सेल्स जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज बस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है या इसके भी पॉजिटिव, यस डेफिनेटली. अगर आपके सामने कोई व्यक्ति गलत भाषा में बात कर रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स गलत भाषा में देते हैं. आपका ब्रेन भी जैसी चीज़ें आप इसको दिखाते हैं, जैसी चीज़ें के साथ, जैसा एनवायरनमेंट आपका होता है, आपका ब्रेन आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल वैसी ही बात करता है. ओके. अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके पढ़ने वाले कानों में साउंड्स, आपको दिखने वाली चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो आपके ना सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स पॉजिटिव बात करेंगे, इट मीन्स कि आप एनर्जेटिक रहोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, करेज रहोगे, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी, राइट. अगर सेम एज आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो डाउन हो जाएगा. इसी को लोग आज एंजाइटी कहने लगे हैं. आप वो ही डाउननेस अगर बढ़ जाए तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन का फॉर्म ले लेती है. सर, आपने सुना होगा कि हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ. एक पौधा एक व्यक्ति लगाता है, सोचता है कि इससे फल मिलेगा. उस फल की इच्छा के लिए उस पौधे में रेगुलर पानी डालता है, ठीक है. लेकिन उसने एक छोटी सी गलती की हुई होती है. उसके अंदर एक बहुत चाहत होती है कि मुझे ये पेड़ से फल जो है जल्दी मिल जाए, एक इम्पल्सिवनेस उसके अंदर होती है. तो वो रोज़ सुबह पानी देता था और शाम को उसे गाली देता था. ये जल्दी क्यों नहीं दे रहा है, जल्दी क्यों नहीं दे रहा है, मैं तो इसे रोज़ पानी देता हूँ, ये मुझे रोज़ क्यों नहीं ढंग से देता है. ऐसा करके उसे रोज़ शाम को गाली देता था. आप उस पेड़ के अगले 1 महीने बाद जिस पेड़ को उसने लगाया था, जो हरा भरा बनकर सच में उसे फल दे सकता था, वो पूरी तरीके से जड़ तक सूख चुका था. यानी चाहे हम हो ह्यूमन बॉडी में या नेचर का कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे जीव पनप रहा है, आप उसको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा. नहीं करेगा, बिल्कुल.
ठीक है। फिर हमारी लाइफ में भी तो सेम है ना। अगर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हर समय एक नेगेटिव टॉक्स चल रही है, नेगेटिव बातें चल रही हैं, आज की डेट में मेटलिस्टिकली आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो तो भी लोगों के बीच में खिंचाव है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बीच में रहकर और इंसान ये सोच रहा है मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ। ग्रो ना करने के दायरे तो आपने खुद बना दिए। आपने उस फ्रिक्वेंसी को अपने घर में रख कर, जहाँ आप दो तीन लोग आपस में गलत तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एनर्जी तो आपने खुद क्रिएट कर दी, तो वो चीज़ कभी ग्रो नहीं करेगी, चाहे आप हो चाहे कोई अदर्स हो। सो ट्रू डेफिनेटली। तो NLP भी सेम ऐसे है, ब्रेन भी आपका ऐसा ही है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको सिर्फ ये सिखाती है, ये बताती कि जो कचरा आपने अपने अंदर भरा है, चाहे आसपास की वजह से, चाहे किसी के कहने की वजह से, या अपने किसी इवेंट के कारण जो आपके अंदर ओवर थिंकिंग चल रही है, उस कचरे को अपने दिमाग से निकालना कैसे। बिल्कुल ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर कहीं गंदगी हो गई है तो कोई भी गंदगी अपने घर में बटोर कर तो नहीं रखता सर। Absolutely. अभी आपने सब कुछ साफ सुथरा किया, घर एकदम बेटर है, आंधी तूफान आता है, धूल भर जाती है, हम वापस से उसे झाड़ू पोछा करते हैं ना। बिल्कुल ठीक। ज़िंदगी बिल्कुल वैसी है। आपकी ज़िंदगी में एक आंधी आई, यानी ये कोई नेगेटिव इवेंट आया, उसने कोई नेगेटिव इमोशंस दिए, देकर वो चला गया। आपकी बॉडी रिसीवर है, वो रिसीव करती है, वो रिलीज़ भी करती है, लेकिन हमें बचपन से रिसीव करना सिखाया गया है, गिवर करने का या रिलीज़ करने का तरीका नहीं सिखाया गया है। वही सीखना है मैम, लिटरली प्रैक्टिकली आज हम सीखना चाहते हैं आपसे इस टॉक के अंदर ही। जी बिल्कुल। इसमें मैम आपने बताया, जो प्लांट का आपने एग्जांपल दिया, दिस इज रियली ट्रू। मतलब नेचुरल चीज़ आपने बताई कि पॉजिटिविटी के साथ वो सुबह पानी दे रहा है, बट डबल नेगेटिविटी के साथ रात को गाली दे रहा है कि यार तो ग्रो नहीं हो रहा जल्दी, क्योंकि रात वाली नेगेटिविटी डबल थी, इसलिए वो मर गया, प्लांट मर गया, खत्म हो गया। वाह। अच्छा, इसमें एक कॉन्ट्रास्ट है, एक वेरिएशन है केस स्टडी में। अगर कोई बंदा, कोई इंसान है मेरे सामने खड़ा है, उसकी इंटेंशन मेरे लिए नेगेटिव है, बट सामने वो अंकित जी कर रहा है, पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहा है, तो वहाँ पर NLP कैसे काम करेगी, या क्या आपका इसमें व्यू है? सर देखिए, हमारा काम हम हमेशा ऐसे करते हैं, ठीक है, हम हमेशा ऐसे करते हैं, ये 3 अपनी तरफ है। इस उंगली को जहाँ ये है, मैं हमेशा जब भी अपनी वर्कशॉप भी कराती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को ना ऐसे कर लो। ओके, ठीक है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। पहले मैं तो NLP आपसे यही कहती है कि पहले खुद को सेफ करो, खुद को क्लीन करो, खुद को बेटर करो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई XYZ कोई भी व्यक्ति है, वो आया और उसके मन में गलत थॉट है, पर वो गले आपसे मिल रहा है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको तो रिफ्लेक्ट करेगी, उसको खुद को भी रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि वो सेफ हो जाएगा, उसको भी वो नेगेटिवली ही इफ़ेक्ट करेगी। आप कैसे खुद को सेव कर सकते हैं? आप अपने दिन भर की रूटीन बनाइए और अपने ब्रेन के साथ बैठकर 1 घंटे आधे घंटे ज़रूर रहिए, ताकि दिन भर जो कचरा हुआ है उसको आप क्लीन कर सकें। ओके, कैसे बैठना है मैम, क्या करना है? सिंपल एक छोटा सा तरीका मैं बताती हूँ। अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं, सिंपली रात में जब आप सोने जाते हैं उस वक्त आप बैठिए शांति से। आपने खाना खाए हुए तुरंत जाके आप बेड पे लेटते नहीं हो, 1 घंटा तो ऑलमोस्ट आप टहलते होगे, ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट करते होगे, तो आप बैठो शांति से, नंगे पैर बैठ जाओ एकदम ज़मीन पे। मदर अर्थ को मैं बहुत एकदम मम्मी की तरह ट्रीट करती हूँ, कि जिस तरह मेरी माँ ने मेरी लाइफ को चेंज किया, ये भी मम्मी है और ये भी मेरी लाइफ को चेंज ही कर रही हैं, ठीक है। तो जब भी आप नीचे बैठें, और नीचे बैठने के साथ आप सिंपली एक इंटेंशन डालें कि आप आज पूरे दिन भर में जितने भी लोग मुझसे मिले हैं उनके साथ अपनी एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। किसी की स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होती है, किसी की नेगेटिवली, मतलब सॉरी, किसी की स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होती है और किसी की बहुत ही नॉर्मल सी कनेक्ट पर कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, जहाँ से आपको एनर्जी रिसीव हो रही है। सिंपली शाम को बैठिए और आपकी 3 एनर्जी सेंटर्स हैं, थर्ड आई, हार्ट चक्र और नेवल। ओके। थर्ड आई जहाँ पे लड़कियां बिंदी लगाती हैं, हार्ट चक्र चेस्ट के मध्य में ग्रीन कलर का चक्र है, और नेवल जो कि सैक्रल चक्र भी कहते हैं। ये 3 ऐसे एनर्जी सेंटर हैं जो आपकी दूसरे व्यक्ति से एनर्जी रिसीव करती हैं, अगर आपका ऑरा वीक है तो। ओके, ठीक है। तो इनको क्या करना है, शाम को बैठना है, सिंपली सोचना है कि आपके आसपास आपके जो ईस्ट हैं वो बगल में खड़े हैं अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, और वो सारी नेगेटिव एनर्जी को, वो सारे जो कॉर्ड्स आपने कनेक्ट किए हैं उनको वो कट कर रहे हैं।
ओके ठीक है, आप 2 दिन ये कीजिए, और इवन मैं आपके व्यूवर्स से भी कहना चाहूँगी कि आप 2 डेज इसको कीजिए, आपको लाइटर फील हो तो सर के चैनल के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको लाइट फील हुआ है। एंड इतना आपको एनर्जी फील होने लगती है सर जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जो आप नेगेटिव एनर्जी रिसीव करते हो उससे आपकी एनर्जी डाउन होती है। बिल्कुल। और आप रिसीव इसलिए करते हो क्योंकि आपका ऑरा वीक होता है। आप बीमार भी इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि आपका ऑरा वीक होता है। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल एक तरीका है। एक तो मैं करती हूँ जो बहुत ही क्योंकि ये आपके जो 7 चक्रास हैं, ये कुछ एनर्जी सेंटर, क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि ना सिर्फ ये 7 बल्कि 114 चक्र होते हैं जो एक दूसरे से जुड़कर जो है आपकी मरखाबा का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम और आप अपने घर में रह रहे हैं, सोल अपने घर में रहती है, दैट इज़ मरखाबा। ठीक है, तो उनके साथ जुड़ती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आपकी मरखाबा होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे करना है मैं एक सिंपल चीज़ बता देती हूँ, आप सभी लोग करिएगा मेरे साथ में। आप अपने हार्ट चक्र में इस तरीके से जोड़िए, दैट इज़ गुरु एंड दैट इज़ मंगल। लेफ्ट हैंड से ही? हाँ, लेफ्ट हैंड से आप इधर रखें, दैट इज़ आपकी ये फीमेल एनर्जी है। ठीक है, लेफ्ट साइड आपकी फीमेल होती है, आप इसको इस तरह रखिए। ये आपका गुरु आ गया, मंगल आ गया। ये फिंगर आपकी गुरु है और ये मंगल है, दोनों को आपस में जोड़िए। एंड सेम एज मैस्कुलाइन एनर्जी, राइट साइड आपका मैस्कुलाइन हो गया एंड आपने दोनों को जोड़ा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अपने चारों तरफ एक बंधन बनाया, बंधन इन द सेंस एनर्जी सेंटर्स, एंड से दैट आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट मोमेंट, आई एम प्रोटेक्टेड इन प्रेजेंट मोमेंट। आप फील करेंगे, आपको अपने आसपास ना वाइब्रेशन फील होगी, एंड या फिर आपको ठंडा या वैसा फील हो सकता है। इस तरीके से करने के बाद आपने इसको लॉक कर देना है। ओके। ठीक है, आप 3 डेज इसको करेंगे ना, आपको फील हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एनर्जी सब में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। ओके। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले कुछ 4-5 महीने से इसको रेगुलर कर रही हूँ। सीरियसली इसने रिजल्ट दिया है। मैम इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो नीचे बैठना है पालथी मार के, पॉइंट नंबर 1, नीचे बैठना है पालथी मार के मदर अर्थ के साथ। दूसरा ये जो लॉक करना है कितने टाइम के लिए? नहीं, ओनली आपने इसको 1 2 3 ठीक है, यहाँ लेकर आए, उसके बाद आपने इसको ऊपर करके लॉक कर दिया। इंटेंशन डालना है कि माय ऑरा इज लॉक। ठीक है, इस तरीके से करने से और आप रेगुलर से बाहर निकलिए, आपको फील होगा कि अब आपको लोग इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। जो अगर नेगेटिव एनर्जी आपके पास लेकर भी आए तो वो उसके पास लौट जाएगी, वो आपको हार्म नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज़ है। ऑल राइट। कितने टाइम के लिए ये प्रैक्टिस करनी है नीचे बैठ के? आप 21 डेज करिए, और अगर आप एक बारी में, एक दिन में, फर्स्ट डे में जैसे कर रहे हैं, वन टाइम में कितने मिनट? जैसे सर इसको बैठेंगे आप हार्डली 5 मिनट लगता है। 5 मिनट? 5 मिनट रोज देना है? रोज दीजिए 5 मिनट। आप 24 घंटे परेशान होने से बेटर है ना कि 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के मामूली चीज़ों को करने में निकाल दें। जी। तो उससे आपको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी एनर्जी भी बेटर हो जाएगी। आपने बताया जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम बहुत अच्छा समय होता है, तो मॉर्निंग में नहीं, आप बोल रहे हैं कि डिनर के बाद हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं सर कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब आप एनर्जी को रिसीव करते हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है। ब्रह्म मुहूर्त इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, जहाँ आप मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो वैसे ही आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन बहुत बार हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ये भी कहते हैं कि मैम मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आप मेडिटेशन कर भी रहे हैं तो भी अगर आप ये रेमेडी फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी से खुद को सेव कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। ओके। ओके शताक्षी जी, आपने ना भी जैसे डिस्कस किया बीच में अभी कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं जी, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव, कुछ बना रहे हैं, मान के चलिए बिजनेस में हिसाब में वॉट एवर, और कुछ अगर कहा सुनी हुई, कुछ नेगेटिव एनर्जी फ्लो हुई तो वो उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं, आपने अभी बोला। तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई, फॉर माई व्यूअर्स मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं हर अपने ट्रेनिंग सेशन में अपने बिजनेस ओनर्स के साथ जो हम ट्रेनिंग करते हैं सेल्स की, माइंडसेट की, उसमें मैं हमेशा बताता हूँ दैट इफ़ यू आर अ लीडर एट होम यू विल बी द लीडर एट योर वर्क प्लेस। मतलब आप ऑफिस में जाके सारी चीज़ों को आप तभी से अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे जब आप घर के अंदर की चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके बाहर आ रहे होंगे। मैंने बोला लीडर, ना कि बॉस।
घर में भी लीडर होना है और बाहर भी ऑफिस में भी लीडर होना है। तो डिफरेंस क्या है लीडर और बॉस में? सिंपल सा डिफरेंस है कि लीडर साथ में अपनी चीज़ों को कराता है, काम को करवाता है और साथ में काम को करता है, और बॉस बोलता है ये काम मुझे चाहिए। तो वही एटीट्यूड आपका घर में भी होना चाहिए, बॉस वाला नहीं, लीडर वाला एटीट्यूड, कि आप साथ में काम करें और साथ में काम को कराएं। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं मैम जी। रिलेशनशिप के ऊपर आपने अभी ऑफ कैमरा इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई, लिटरली मतलब मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली चीज़ें थी वो, कि हम हमेशा ना रिलेशनशिप में, मुझे भी मेरी शादी को लगभग 11 साल हो गए हैं, 10.5 साल हो गए हैं, तो रिलेशन में ना स्टार्टिंग के टाइम्स में मेरे साथ ऐसा होता था और हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। तो आई एम नॉट फीलिंग अशेम्ड कि मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, कि जब भी कुछ कहा सुनी होती थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, ऐसा लगता था कि यार गलती सामने ही है। मैं हमेशा ऐसे करता था, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, आई ऑलवेज डू लाइक दिस, कि तेरी गलती, यू आर एट मिस्टेक। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही थी। तो अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, और अपने एनएलपी, इसमें एनएलपी कैसे मदद कर सकती है? सर बहुत अच्छा सवाल है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों का चैलेंज है रिलेशनशिप को लेकर के। छोटे मोटे झगड़े और बड़े झगड़े कभी कभी इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि चीज़ें डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं, ना सिर्फ आपके लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, और ना सिर्फ आपने अपने रिलेशन बिगाड़े हैं, और अब उस बिगड़े हुए रिलेशन से जो माहौल क्रिएट हो रहा है ना, वो आपके बच्चों के का भी आगे गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा पहले जाऊँगी। सर हम रिलेशनशिप आज जो बिल्ड कर रहे हैं, या जो भी चैलेंजेस है, चाहे वो एक वुमेन को मैन से जो चैलेंज है, चाहे वो एक मैन को वुमेन से चैलेंज है, वो एग्जैक्टली आज की समस्या है ही नहीं। ठीक है, वो आज का क्रिएशन है ही नहीं। 2 व्यक्ति 2 अलग अलग जगह से आए, अलग अलग अपब्रिंगिंग से आए, और दोनों एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, उनकी बिल्डिंग बचपन में ऑलरेडी अपनी अपनी जगहों पर हो चुकी है, जिसका रिफ्लेक्शन उनके रिलेशन में आ रहा है। ये बात समझने की समझ आज ज़्यादा होनी चाहिए। एनएलपी आपको यही बताता है कि जो रिलेशनशिप को आपको लग रहा है कि ये करंट सिचुएशन है, करंट समस्या है, ये करंट समस्या नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप आज प्रेजेंट मोमेंट पर खराब हो रहा है, कंपैटिबिलिटी चैलेंज है, एक दूसरे को समझने का चैलेंज है, एक दूसरे पर डाउट का चैलेंज है, एक दूसरे पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे निगेटिविटी आ रही है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे कई कपल्स, तो ऐसी सिचुएशन आप झांक कर देखिए, आपका बचपन 3 साल से 12 साल का बचपन ज़रूर किसी न किसी तरह के इमोशनल बैगेज के साथ गुजरा होगा। अगर आपके, मैं रिलेट करके बता सकती हूँ सर, और आप ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको रिलेट कर पाएंगे। अगर आपके बचपन में आपको, जैसे अभी बहुत ओपन हो गया है, हमारे से हम लोग जब बचपन में थे तब बहुत सारी फैमिली कंजर्वेटिव कहना मतलब कि बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हुआ करते थे, जहाँ बच्चे को बांधा गया, खुलने नहीं दिया गया, एक्सप्लोर नहीं करने दिया गया। तो वो क्या कर रहा है अपने रिलेशनशिप में आकर के, अपने आप को और ज़्यादा ओपन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बच्चा, एक बॉडी 2 बार बच्चा होती है। ओके, ठीक है, अच्छा। एक बॉडी, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, दोनों 2 बार बच्चा होती है। वैसे तो कहते हैं 3 बार होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं बूढ़ा भी तो बच्चा है। ठीक है, लेकिन ये 2, और ये सच भी है सर, 2 बार आप बच्चे होते हैं। एक कब, एक तो जब रियल में आप बच्चे हैं, आपने जन्म लिया, और 3 साल से आप 12 साल 14 साल जब आप जी रहे हैं तो आप बच्चे हैं। दूसरी बार एक मैन या वुमेन तब बच्चों की तरह अपने अंदर फील करता है जब वो एक रियल लव में होता है, एक ट्रू फीलिंग में होता है, जब वो किसी के प्रति प्यार में होता है, जब ऑक्सीटोसिन हाई लेवल पर होता है। ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है जो आपके अंदर अट्रैक्शन के कारण आता है, या अफेक्शन, लव क्रिएट करता है। ओके, ठीक है, अगर इस लेवल पर आ करके आपको एक बहुत अलग तरह की जो फीलिंग होती है, एक बच्चे जैसी फीलिंग, एक लेडी बहुत मैच्योर है, पर अगर उसको रियल लव अपने हस्बैंड से है तो वो उसके सामने बच्चा होती है। समटाइम वो अनमेच्योरिटी जैसी हरकतें करती है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी वाइफ के साथ में। ठीक है, कई बार आपके अंदर भी जब वो इमोशन या ऑक्सीटोसिन जब जनरेट होता है, जब हाई लेवल पर होता है, हाई पीक पर होता है, तो आपको भी अपनी वाइफ के साथ एक बच्चा होने की जिद होती है। ठीक है, ये 2 बार एक बॉडी बच्चा हो रही है, लेकिन जिस बच्चे को बचपन में मार दिया गया है वो इस रिलेशनशिप में आकर कभी बच्चा नहीं होगी।
वो उस चीज़ को कभी इंजॉय ही नहीं कर पाएगी जिसको रिलेशनशिप बनाकर, या ये कह लीजिए जिसको सामाजिक एक बंधन के साथ रख कर भी रखा गया है ना, तो भी वो एक साथ रहकर भी हैप्पी नहीं होंगे। क्योंकि जिस हैप्पीनेस को आपने बचपन में ख़त्म कर दिया, उसको आप आज तलाश रहे हैं। और एक सामाजिक विडंबना देखिए, ये खुश नहीं, इसकी शादी कर दो खुश हो जाएगी। व्हाट इज़ द मीनिंग? जिस चीज़ को आपने बचपन में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी उम्मीद आप 26 साल में कर रहे हैं, 27 साल में कर रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप को सही करना है तो सबसे पहले अपने बचपन को सही करिए। ओके, ठीक है, अपने चाइल्डहुड को हटाइए। देखिए कि आपको कहाँ स्टैंड लेने नहीं दिया गया, कहाँ आपके बोलने को दबाया गया। देखिए कि कहाँ आपकी ऐसी चीज़ रही जहाँ आपके अंदर फियर डेवलप हो गए। ये सारी चीज़ें आपको आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्शन डालती हैं। ओके। और इसे आप एनएलपी से ठीक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एनएलपी आपको ये चीज़ बताती है कि आपका ब्रेन वहाँ ले जाके उन सारी बचपन की यादों को, उन सारी चीज़ों को जो आपको डिस्ट्रॉय कर चुकी है, उसको वो मिटा सकती है। और सर मैं आपको मिरेकल ही बता रही हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जो कि जिन्होंने 15 दिन पहले मेरे साथ सेशन लिया। मैंने उनसे बोला, मेरा एक तरीका है कि मैं 15 दिन सिर्फ आपके बॉक्स को खाली करती हूँ। ठीक है, जो कचरा आपने जमाया है उसको मैं खाली साफ करती हूँ। उतने दिन मैं स्वीपर होती हूँ आपके ब्रेन की। राइट। ठीक है, वाओ। और मैं यही बोलती भी हूँ अपने क्लाइंट से कि मैं 15 दिन तो आपके ब्रेन की स्वीपर हूँ, मैं उतने दिन केवल सफाई कराऊंगी। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास कुछ भी सीखने आया है, चाहे वो हील होने ना आया हो, मेरे पास कुछ सीखने ही आया हो, वो सीखने की कैपेबिलिटी भी तभी रख सकता है जब उसके ब्रेन का वो कचरा खाली होगा। सर स्टोरेज पहले से है तो मैं क्या ही उसको सिखा दूंगी। करेक्ट। ठीक है, वो पब्लिक स्पीकिंग सीखने आया है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग को आपने बचपन में ही मार दिया है, तो मैं आज आपको कैसे पब्लिक स्पीकर बना सकती हूँ? ऑल राइट। ठीक, आपने कॉन्फिडेंस के बच्चे को बचपन में ही मार दिया। ठीक है, मत बोलो, धीमे बोलो, बाहर लोग बैठे हैं। ठीक है, इतना मत खेलो, इतना मत दौड़ो, कितना सामान फैला दिया। आज भी पेरेंट्स करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे। एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे हैं। और अगर आप एक्सप्लोर नहीं करने दोगे तो आप ये सारे चैलेंजेस को फेस करोगे ही करोगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी ही आएगी। आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की जो दोष है वो आपके बचपन से आया है। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कितनी ही वुमेन्स आज उनके अंदर पेन भरा है। ठीक है, मेंस को भी है, डेफिनेटली मेंस भी है इसमें शिकार, कि उनके अंदर पेन भरा है पर उसको बाहर निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि बाहर तो पहले ही निकालने नहीं दिया गया। तो आज भी तो उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बात को कह पाए। सही बात है। ठीक है, तो मेरी नज़रिए से कि अगर आप आज सही करना चाहते हैं तो पहले अपने पीछे को सही करके आइए। इस पर तो बहुत सारी बात करनी पड़ेगी मैम। पीछे को सही करने के ऊपर बहुत सारी बात करनी पड़ेगी। अभी आपने बताया कि भाई 2 बार बच्चा होता है। पहली बार जब वो पैदा होता है बच्चा, एक्चुअली में वो बच्चा होता है, और दूसरा आपने बताया कि जब उसको वो प्यार में है, ट्रू लव में है, तो वो ज़रूर थोड़ी स्पाउस हो, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी सर आपको कि एक समस्या है। एक हीलर होने के नाते मेरे पास कई वुमेन्स की ये चैलेंज आए हैं, तो मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगी ऑन पब्लिक। मैंने अभी ऑक्सीटोसिन का नाम लिया है। ऑक्सीटोसिन तभी रिलीज़ नहीं होता जब 2 कपल आपस में प्यार करते हैं। ये तब भी रिलीज़ होता है एक वुमेन के शरीर में जब वो माँ बनती है। ठीक है, जब वो अपने बच्चे को पहली बार गले लगाती है तब भी ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब वो अपने बच्चे को पहली बार चलते देखती है, मुस्कुराते देखती है, तब भी ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और यही ऑक्सीटोसिन उसकी जो डिलीवरी के टाइम का जो पेन है, जो एंडोर्फिन के रिलीज़ होने से ठीक हो सकता था, वो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन के रिलीज़ होने से ठीक हो रहा होता है। वरना इतना आप सोचिए, एक डिलीवरी के टाइम एक वुमेन के बॉडी में इतना पेन होता है। कहते हैं 501 हड्डी में जितना दर्द होता है, 506 हड्डियों को टूटने जितना दर्द उसकी बॉडी में होता है, उसको वो हील कर ले जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वो अपने बच्चे के हर एक मूवमेंट में रिलीज होने वाले ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन के कारण। माय गॉड, ट्रू। और जो आपने कहा ना कि ये सिर्फ उसी टाइम पे होता है, नहीं। एक वुमेन्स चैलेंज आज की डेट में आ रहा है जिसके बारे में मैं बोल रही थी कि कुछ महिलाओं ने हमसे ये डिस्कस किया कि मैम मैं अपने बच्चे को गले लगाती हूँ तो मुझे इरिटेशन होती है।
ओके। जी। मैं जब वो मुझे आके गले लगाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसे हटा दूँ, ठीक है। 2 साल का बच्चा, उस माँ ने मुझसे कांटेक्ट किया था, उसने बोला था कि मैम वो आता है मुझे गले लगाता है तो मुझे इरिटेशन होती है। जब वो मैं पाल भी रही थी ना तो मुझे दूध पिलाने, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, उतने में भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वोमिट हो जाएगी। अरे ये तब होता है सर जब डिलीवरी के टाइम या उससे पहले एक वुमेन के अंदर एंजाइटी पनप चुकी होती है बचपन में, और वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ नहीं कर पाती है, तो वो उस बच्चे को अपने गले से लगा नहीं पाती, उस मातृत्व को एहसास नहीं कर पाती है। सोचिए ये हार्मोन कितना इम्पॉर्टेंट है, जो हैप्पी हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन समाज में बढ़ी हुई विसंगतियाँ शरीर के साइंस को समझने से ज़्यादा उस विसंगति को समझना ज़्यादा ज़रूरी समझती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रू। डोंट एक्सप्लॉइट योर चाइल्ड। बच के जो चाइल्डिश चीज़ है ना उसको एक्सप्लॉइट मत कीजिए, ट्रू। उन्हें एक्सप्लोर करने दीजिए। आज फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास के बच्चा है, उसको इतना हैवी कोर्स दे दिया है। मैं तो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ, इतना बेकार सिस्टम है, इतना हैवी कोर्स दे दिया है। माँ बाप अलग परेशान, पेरेंट टीचर अलग परेशान, बच्चा अलग परेशान, उसको आप क्या ही फ्यूचर देंगे? बचपन खराब कर रहे हैं। बचपन खराब कर दिया उसका, क्या ही आप उसको देंगे? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ सर। मैं एक ट्रैवल कर रही थी। ट्रैवल के दौरान एक लेडी अपने बच्चे के साथ थी। वो उसे बहुत ही मैनर्ड वे में सिट डाउन और स्टैंड अप और बाकी मैनर्स सिखा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बच्चा आइसक्रीम खा रहा था, वो आइसक्रीम उसी जगह पर गिर गई। मात्र 4 साल, 4.5, 5 साल का बच्चा रहा होगा। जैसे ही वो आइसक्रीम गिरी, एयरपोर्ट की बात है, वो आइसक्रीम जैसे गिरी, वहाँ बहुत सारे लोग थे, उसकी फैमिली के भी काफ़ी लोग थे। उस माँ को अपने बच्चे के गिरने से ज़्यादा अपने आसपास खड़े लोगों क्या सोचेंगे इस पे ध्यान था, और उसने इतनी बुरी तरीके से डांटना शुरू कर दिया। मुझे उस वक्त लगा कि इस बच्चे को, पहले तो वो बच्चा गिरने से डरा हुआ था, ठीक है। तो अब ये बहुत छोटी घटना है, लेकिन आपने ये जो इमोशंस उसके जहन में डाले, ठीक है, ये कभी नहीं निकलने वाले जब तक आप उसे निकालेंगे नहीं। मैं आपको एक अपनी क्लाइंट का बताती हूँ। एक NLP में मैं 2 तरीके से करती हूँ सर। एक तो मैं कमांड करती हूँ आपकी चीज़ों को निकालने के लिए, एक मैं आपकी हायर सेल्फ को मौका देती हूँ कि आपकी हायर सेल्फ, आपकी बॉडी आपको बता दे कि आपके अंदर क्या स्टोरेज है, उसको बाहर निकालो। ओके, ठीक है भाई, मैं आपको कमांड कर रही हूँ तो वही चीज़ आप बाहर निकालो। आपका माइंड वही चीज़ बाहर पॉप अप करेगा ना, जिस चीज़ को मैं कमांड कर रही हूँ जी। ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए वो उस जगह पर किसी ने कुछ गलत बोला, कुछ गलत किया, तो वही चीज़ ना ब्रेन सुन रहा है। लेकिन जब मैं उसे अलाउ करती हूँ कि जस्ट गो विद दैट, जो आपका ब्रेन आपको बताए, जो आपको सबसे पहले पॉप अप हो, आप उसे देखने की कोशिश करो। एक लड़की सर, वो जर्मनी की है, वो उन्होंने तुरंत क्या चीज़ देखा, अपनी 3 साल के बच्चे की मेमोरी रह नहीं जाती। आपको 3 साल की कुछ मेमोरी, उसकी बॉडी ने उस 3 साल के अंदर जो इमोशंस थे वो उसे दिखाए, और उसने उसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद उसकी जो एनर्जी थी वो चेंज हो गई। तो यहाँ जो मैं बोल रही हूँ सर, ये सब मेरे एक्सपीरियंस है विद माई क्लाइंट, विद माई मी सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि मैं खुद एक सीवियर डिप्रेशन से खुद को मैंने बाहर निकाला है। तो ये जो कुछ है, ये सब कुछ एक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल मैम, जानेंगे प्रैक्टिकल है जी। बिल्कुल, अभी इसी पॉडकास्ट में जानेंगे डिटेल में क्या वो एक्सपीरियंसेस हैं। आपकी बात सुन के ना, अभी हमारे रिलेशन में एक बच्चा है, मुझे उसका एकदम केस स्टडी समझ में आ रहा है कि यार उसके साथ सच में लाइक दोज पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग हिज चाइल्डहुड। यार दिस इज़, मैं जाकर आप डेफिनेटली आपसे काउंसलिंग के लिए रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ पर। थैंक यू सर। NLP के थ्रू डेफिनेटली हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं सभी के साथ। अच्छा, आपने कचरे की बात करी जी। कि कचरा रखा हुआ है और वो कितने टाइम से रखा हुआ है। मतलब मान के चलिए ये पेन है मेरे हाथ में, क्या कुछ वेट है ही नहीं इसका पेन का, राइट? तो मैं इसको पकड़े रखूँगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर शायद मैं इसको 1 घंटा पकड़े रखूँगा पेन को, तो शायद प्रॉब्लम आ जाएगी। और लोगों, आप बता रही हो 3 से 12 साल, तो अगर कोई 30 साल का है तो उसने 15-20 साल से वो कचरे को होल्ड करके रखा है। माय गॉड, वो कैसे ग्रो करेगा? वो तो पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हो गई। डेफिनेटली सर। फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम तो एग्ज़ाम में फेल हो गए,
तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा है कि तुम जॉब कर पाओगे, जी, ठीक है, तुम्हारा तो कुछ और चीज़। पेरेंट्स फिर क्या करना शुरू करते हैं, उसकी सक्सेस ना होने के लिए उसको दोष देना शुरू करते हैं। पहले तो आपने बचपन खराब किया, मैं पेरेंट्स को दोष नहीं दे रही हूँ, उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो भी वैसे ही बड़े किए गए हैं। ये जागृति लाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे जी जाती है। करेक्ट। हो ओके। मैं अभी रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ क्विकली कि मेरा बेटा, माई यंगर वन इज़ 3.5 ईयर ओल्ड, लगभग 3.5 का होने वाला है, वो भी स्कूल नहीं जाता, तो वी आर चिल्ड। और मेरे साथ मेरे एक कज़न हैं, वो यूएस में रहते हैं, उन्होंने 2 साल के बच्चे को, लाइक 2 साल का हुआ नहीं था बच्चा, एंड ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। तो वहाँ पर लाइफ स्टाइल इस तरह का है कि माँ बाप को जॉब पर जाना है तो बच्चा भी प्ले में जाएगा और स्कूल में जाएगा। तो वी आर नॉट इन अ हरी कि अपने बेटे को इतना जल्दी स्कूलिंग में डाला जाए, उस बर्डन में डाला जाए, ही इज़ जस्ट चिलिंग एट होम। तो अब वो जाएगा स्कूलिंग में। तो आई थिंक इस तरफ भी माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि बहुत जल्दी, मतलब लोग आजकल, मतलब बच्चा पैदा हो रहा है, वो देख रहे हैं कैसे ना कैसे करके ये नीट होता है, नीट एग्ज़ाम होता है शायद, नीट एग्ज़ाम होता है, नीट होता है या IIT, वो क्लियर कर ले बस कैसे भी करके। सो दिस इज़ रियली डेंजरस। डेंजरस है सर, डेंजरस है। आपको मैं बताऊं, मेरे पास निट के बच्चों की काउंसलिंग आई है। ओके। निट का बच्चा क्या है, 16 साल का ही तो होगा, 17 साल का होगा, 18 साल का होगा। 18 साल का बच्चा जो 16 साल की एजुकेशन सिस्टम से निकल कर आ रहा है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, अपने ब्रेन प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आयर उस सिस्टम पर है जो उसको एजुकेट करके लाया है कि नहीं सर? बताइए। ठीक, बिल्कुल। एक एजुकेशन सिस्टम से निकलकर एक बच्चा अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको तो आपको ऐसे तैयार करना चाहिए कि सामने कोई भी चीज़ हो, उसको फाइट करने की दिमाग में वो क्षमता होनी चाहिए कि जा और हासिल कर ले, जा जी ले अपनी ज़िंदगी वाला एक डायलॉग जो है वो होना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या है, उस एग्ज़ाम के प्रेशर में डर जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा डरे तो उनके पेरेंट्स रहते हैं, उससे ज़्यादा डर तो सोसाइटी का होता है जो उन्हें कुछ भी नहीं दे रही होती है। ठीक है, तो वो डर डर के जीने से ना कहीं हमने अपनी ज़िंदगी को डर ही बना लिया है। ट्रू। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वो थर्ड पर्सन जो पूछेगा भी नहीं आपके विन होने पर क्या कहेगा वो, जब आप जीत जाओगे क्या कहेगा वो थर्ड पर्सन, अरे मुझे पता था ये कुछ बढ़िया करेगा, और हारने पर मैं तो कह ही रहा था कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब वो थर्ड पर्सन को लेकर आजकल के पेरेंट्स, मैं इतना टेंस्ड रहता हूँ कभी कभी जब मैं सिचुएशन देखता हूँ मेरे दूर के डिस्टेंट रिलेशन में, कि बस वो कह रहे हैं कि यार बराबर वाले बच्चे ने, बुआ जी के बेटे ने CA करा तो अब तू भी CA करेगा, तो तू कॉमर्स में, यू हैव टू डू दैट चार्टर्ड अकाउंट। अरे उसको पढ़ाई में मन नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बोझ कैसे झेलेगा, उसमें बहुत मेहनत लगती है, मत कराओ उससे। नो, यू हैव टू, और तुझे जाना है और क्रैक करना है। यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज़ सर ऐड ऑन करना चाहूँगी। प्लीज़। हर बच्चा अलग है, हर शरीर अलग है जी, हर बच्चा अलग अलग समय पे हो रहा है, अलग अलग बॉडी के साथ हो रहा है, तो डेफिनेटली वो अलग ब्रेन कैपेसिटी के साथ होता है। आपका लेफ्ट एंड राइट लॉजिकल या क्रिएटिव माइंड होता है, ठीक है। किसी एक बच्चे के अंदर क्रिएटिव माइंड हो सकता है ज़्यादा एक्टिव हो, तो उसका आपकी पढ़ाई से ज़्यादा, मैथ्स के सॉल्व करने से ज़्यादा पेंटिंग का शौक हो। करेक्ट, ठीक है। और एक बच्चे को पेंटिंग के उस ब्रश में कोई इंटरेस्ट ना हो, बल्कि उसे मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करने में हो, उसे बहुत इंटरेस्ट हो कि प्लानिटरी चीज़ें क्या कह रही हैं, ठीक है। तो ये एक बच्चे के ब्रेन की एक्टिवेशन पर डिपेंड करता है, ना कि बच्चे माँ बाप के या सोसाइटी की चाहत पर डिपेंड करता है। ट्रू। लेकिन हमने क्या किया है, हमने उस साइंस को मानना ही बंद कर दिया है। पहले गुरुकुल होते थे सर, हमें मेडिटेशन करना सिखाया जाता था। मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगी, छोटा नहीं है, नाम बहुत बड़ा है, दिल में मेरी तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने ही बनाई है। कृष्णा जी का नाम लूँगी, ठीक है। कृष्णा जी के गुरु सांदीपन, ठीक है, गुरु सांदीपन, ठीक है। कृष्ण जी, आप सोचिए उनके गुरु का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। उनके गुरु सांदीपन एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान दिया तो आज उस पर दुनिया रिसर्च कर रही है। ट्रू, ठीक। रिश्ता निभाया तो ऐसा निभाया कि आज प्रेम उन्हीं का पूजा जाता है, ठीक। और वैभव इकट्ठा किया तो समुद्र में घुसकर आज द्वारिका ढूंढी गई है, ठीक है, सच है। मिली। ऐसे व्यक्ति का निर्माण गुरुकुल में हुआ था,
हाँ, ठीक है। और अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से ये निकाल दें कि ईश्वर है, वो एक व्यक्ति के स्वरूप में अगर उन्हें हम देखें, क्योंकि वो धरती पर एक व्यक्ति स्वरूप आए थे, तो उन्होंने अपनी ऊर्जा का स्तर इस लेवल पर किया था कि ये पूरी एनर्जी हम लोग सभी उनको ब्रह्म मानने पर कहीं ना कहीं अपनी हामी भरी थी। ठीक है, ये उनकी ऊर्जा थी जो उन्होंने प्राप्त की थी उस पद्धति से, जिस पद्धति से उनके ब्रेन को बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और ईश्वर बनना और ईश्वर की पद्धति पर आना, ये तो उनकी अपनी एनर्जी, उनका जो ब्रह्म था जो उन्होंने प्राप्त किया था, उसके कारण हम सब उनको उस लेवल पर जानते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, मेरी लाइफ का हर एक पन्ना लिखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तब से है सर, जब से मैंने डिप्रेशन की जर्नी स्टार्ट करी, तो कहते हैं मैं तो शिव भक्ति और शिव को प्यार करते करते शिव ने ऐसा मोड़ा कि कृष्ण की तरफ ले गए। कहते हैं ना, शिव को प्यार करो तो शिव कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं, और कृष्ण को प्यार करो तो शिव की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, ज्ञान तत्व है, एक प्रेम तत्व है, दोनों की ज़रूरत ज़िंदगी में बहुत है। बहुत। वाह। हम लोग ना अभी बच्चों के ब्रोकन चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। फॉर यू बिजनेस ओनर से मैं बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, मेरे क्विकली दिमाग में आया तो मैंने कहा इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को। जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी सालों से हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, सेल्स की कंसल्टिंग करते हैं, मार्केटिंग की, बिज़नेस की कंसल्टिंग करते हैं। तो काफ़ी बिजनेस ओनर्स मुझे मिलते हैं जो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं। मतलब आज हमने अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करा उनसे, कंसल्टिंग दी, दैट ऑल राइट दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये बॉटलनेक्स हैं, यहाँ लूप हॉल्स हैं, यहाँ आपको ट्विक करना है, ये सिस्टम सेटल करना है, और यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। हमने पूरा सब कुछ बता दिया। उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट करा ये सब जानने में। नाउ दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बिजनेस ओनर्स, मतलब अभी भी मेरे जहन में बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं नहीं ले सकता नाम, नॉट एट ऑल। तो उनसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बाई चांस, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैम से जाके काउंसलिंग बुक कराइए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग यूनिक फॉर योर लाइफ। हो सकता है आप एक 50 साल के बिजनेस ओनर हो सकता है आप 1000 करोड़ का बिजनेस बनाकर बैठे हो। 1000 से 2000 की जर्नी करनी है ना, उस वापस जो ब्रोकन आपका चाइल्डहुड है, जो पुराना डैमेज हुआ है, उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैम से कंसल्टिंग बनती है। जस्ट मैं थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग मी सर। थैंक यू। बचपन को सही करना है, जो मैं अब तक समझा कि उस बचपन को सही करना पड़ेगा। हाँ सर, यहाँ थोड़ा सा और रिकरेक्ट करूँगी। ना सिर्फ बचपन इम्पॉर्टेंट है, आपके 12 साल से 17-18 साल की जो एज होती है, जो टीनेज एज होती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओह यस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 3 से 12 बोल रहे थे पहले, अब 3 ये से 12 से 12 17। आपके इमोशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। राइट, ठीक है, right. इमोशनल लेवल पे आपकी इम्पॉर्टेंट टीनेज भी है, क्योंकि टीनेज का जो एरिया होता है, ये आपकी जो न्यू है, ये 3 से 12 बनाती है। और जो न्यू पर बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग होगी, ये टीनेज बताता है। ठीक है, तो टीनेज अगर डैमेज हुआ तो फिर वहाँ दिक्कत आपको आएगी। जब ज़िंदगी में बाकी चीज़ें तो आपने सॉल्व कर ली, लेकिन जब बिल्डिंग बनाने की बारी आई तो वहाँ पे आपको फिर दिक्कत आनी शुरू होगी। किस तरह की दिक्कत आएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाएं, अगर आपको डर है तो रिलेशनशिप में डर आएगा, लेकिन अगर टीनेज में एज अ डॉटर या एज अ ब्रदर आपने उसको लीडरशिप नहीं दी, ठीक है, या आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी, या उसके उनके विचारों को आपने वैल्यू नहीं दी, तो वो वैल्यूडेशन आपको वहाँ ढूंढने को, उसको ढूंढना पड़ेगा। वो वैल्यूडेशन वो वहाँ खोजेगा, तो वो एंजाइटी का कारण बनेगा और स्ट्रगल करेगा। मैम, मुद्दे पे आते हैं। अब इसको ठीक कैसे करें? हम उस चाइल्डहुड को, जो ब्रेकेजेस हैं, जो स्पॉइल हुआ है, जो कचरा है, हाउ टू डू दिस? मतलब अगर आप क्विकली अभी के अभी कुछ प्रैक्टिकल तरीके से बता सकें। हाँ सर, बिल्कुल सर। मैं एक बात कहूँगी कि हर व्यक्ति हर किसी के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करना चाहता है, ठीक है, लेकिन एक रिश्ता है जिसे उसको सबसे पहले अच्छा करना चाहिए, वो कभी नहीं करता, और वो होता है सेल्फ के साथ। ठीक है, पहले सेल्फ के साथ रिश्ता अच्छा कर लें। एक छोटी सी रेमेडी है जो मैं लगभग हर व्यक्ति को इस टाइम में बताती हूँ कि अपने बचपन को कैसे ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेट बैठना है, अपनी स्पाइन को सीधा करना है, अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए और अपने बचपन की उन मेमोरीज़ को याद कीजिए। ठीक है, अपने बच्चे वाले, अपना बचपन सबको याद होता है, कैसे बाल कटे थे, कैसे हम थे, क्या फ्रॉक पहनी थी, सभी को याद होती है। और जब आप उसे याद करें ना, उस बच्चे को देखें, आप एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि
आप उसको जाइए, उसके चेहरे को देखिए। अगर आपका बचपन डैमेज है तो उसका चेहरा आपको मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। जब वो सोच रहा है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस यस, अगर उसका बचपन अच्छा है तो वो बच्चा आपको मुस्कुराता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो जाइए, उसे गले लगाइए, विजुलाइज कीजिए कि आप उसे गले लगा रहे हैं, और पूरे दोस्त की तरह, पेरेंट्स की तरह उसको गले लगाइए, माँ की तरह गले लगाइए, और उसको बोलिए आई एम ऑलवेज विद यू। एग्जैक्टली इसको करिएगा 4-5 दिन। अगर आप करेंगे तो आपको फील होगा कि प्रेजेंट मोमेंट ठीक होने लगा है। ओके। ठीक है। और आपने इसको गले जैसे लगाया, जो कुछ आपको वहाँ नहीं मिला था वो सब कुछ उसको देखिए कि आप उसको दे पा रहे हैं। ठीक है। एंड अपना ही नाम बोलिए, क्योंकि अपने नाम को हम नहीं बोलते हैं। तो अपना ही नाम बोलिए, और उसको बचपन में आपको जो भी बुलाया जाता हो, कई बार हम जब छोटे होते हैं तो हमारे कुछ और ही नाम बुलाए जाते हैं, उस नाम से उसको बुलाकर बोलिए आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, वो वाला नाम। यस। और जब आप ऐसा बोलते हैं तो करंट सिचुएशन में जो छोटी मोटी समस्या आ रही हैं वो तो पहले वहीं रुक जाएंगी। बिल्कुल। और अगर आपने इसको सीरियसली किया, लगभग 10 दिन अगर आपने कर लिया, तो आप एक हैप्पी मोमेंट को भी क्रिएट कर पाएंगे। जी, वेरी ट्रू। नहीं, विश्वास हो रहा है सुन के, सच में प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल सर, मैं ये अपने क्लाइंट के साथ कराती हूँ और रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। हो जाते हैं। ठीक है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो कर पाते जी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो नाम उसके बचपन का नाम है, ये बड़ा बड़ा ही क्रूशियल सर रोल आई नाम, थिंक प्ले मैंने करेगा। इसके पहले भी वीडियो में, पहले भी जो मेरा पॉडकास्ट था, मैंने उसमें भी नाम को लेकर बहुत बोला, नाम के बारे में, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उस नाम वाली टेक्निक को लेके। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एग्जैक्टली नाम के पीछे क्या है। नाम अगर आप लेते हो तो हमेशा दूसरों का लेते हो, खुद का नाम आप कभी लेते ही नहीं हो। आपको, आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि आप अपना नाम कैसे ले रहे हो। ठीक है। वो साउंड ही नहीं पता है कि आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि आपके अपने नाम की फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है। जब आप अपने बचपन में जाके उसका नाम पुकारते हो तो आपके ब्रेन को पता चलता है कि एग्जैक्टली इसका ये फ्रिक्वेंसी है। तो वो उस, क्योंकि अगर आपको किसी भीड़ में अंकित सर बुलाएगा कोई, तो आप तुरंत उस पर अट्रैक्ट होगे। सेम एज वो बचपन में भी जब आप उसको बुलाओगे, उस जगह पे लेके जाओगे एनर्जी को, वो अट्रैक्ट होगा। और जब वो अट्रैक्ट होगा तो उस एनर्जी से फ्रिक्वेंसी खींचेगा, और फिर वो आपके साथ कनेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक। ये वो एक खाना है सर जिसको खाए बिना स्वाद चखा नहीं जा सकता है। तो अगर आपको समझना है कि ये कैसे काम करता है, तो आप सबको कहीं ना कहीं इसको फॉलो करने की ज़रूरत ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर है ज़रूर है। बचपन की यादें को सोचना है। आपने फ़्रॉक की बात करी, ऑन अ लाइटर नोट, आप तो खुद को सोच सकते हो फ़्रॉक में, मैं भी सोच पा रहा हूँ। मैं बताऊँ, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, सो उनकी फ़्रॉक वगैरह मैं पहनता था बचपन में, तो आई कैन इमेजिन माई सेल्फ जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। आगे बढ़ते हैं। ये जो टेक्निक आपने बताई ना, बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे लग रही है, और सच में ये कारगर हो सकती है कि अगर मेरे पास आपका एक्सेस नहीं भी है और मैं अपनी वाइफ पे इसको इम्प्लीमेंट करूं, या अपने भाई पर या kiसी पर मैं इम्प्लीमेंट करूं, तो शायद मैं सक्सीड होना शुरू हो सकता हूं। यस। कुछ और बताइए मैम, कि उसके अलावा कुछ और टेक्निक, शताक्षी जी। हाँ सर, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जनरली आपका बचपन अगर ख़राब रहा है और उसको आप ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ है, जैसे कि आपने सिंपली उसके कुछ सेंटेंसेस जो ख़राब रहे हैं ज़िंदगी के, उनको लिख लीजिए। ओके। ठीक है। मतलब मेरे बचपन में ये चीज़ हुई थी, इन सर ने ये डांटा था, कहते हैं ना, वो अंकल जी ने ऐसे मुझे कहा था। ये सब लोगों के दिमाग में रहती है। मैं जब बात करती हूँ काउंसलिंग में, तो लोग कहते हैं मैम मैं छोटी थी तो मेरे चाचा ने मुझे ऐसे पीट दिया था, वो आज तक मेरे दिमाग में है। ठीक है। मेरे दादी बाबा ने इस तरीके से बिहेव किया था, ये चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी है। तो वो जो कुछ स्टोरी आपके बचपन की आपके अभी नेगेटिवली भरी हुई है ना, उसको लिख लीजिए, और लिखिए, उसको कागज़ को ऐसे पकड़िए, नीचे लाइटर लगा दीजिए, ओके। उसको जलता हुआ देखिए, जब तक आप उसको पकड़ सकते पकड़िए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। और जब वो जल जाए, उस एसेंस को उठाइए, और या तो आप शिंक में उसको बहा दीजिए, या फिर आप उसको फ्लैश आउट कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो मेमोरी आना ही बंद हो जाएगी थोड़े दिन बाद। वाओ मैम, मुझे तो जब भी मैट याद आ गई, वो उसमें वो है ना, हाँ, वो एग्जैक्टली वर्क। एक्चुअली सर ये क्या है ना, इसके पीछे का साइंस क्या है, हम और आप जिस जगह पर रह रहे हैं ना, दैट इज़ द क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। आप कभी, आपने बच्चे रहे होंगे तो आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे ऐसे वो पटरी स्केल घिसते थे, फिर ऐसे बाल पे लगाते थे, सभी ने खेला होगा। ठीक है।
वो क्या है, वो एक एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, एनर्जी। ठीक है। आप हाथ रब करते हो और दूर और पास ले जाते हो तो यहाँ आपको एक वाइब्रेशन फील होती है, दैट इज़ द एनर्जी। तो ये क्वांटम फिजिक्स की एनर्जी है। जब आप उस एनर्जी के साथ कुछ भी रेमेडी कर रहे हो तो वो रिजल्ट इसलिए देती है क्योंकि वो एक बुमरेन की तरह काम कर रही है। बुमरेन इन द सेंस, जी, बूमरैंग इफेक्ट। बुमरेन मतलब ये क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक है जो इंटर में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। बूमरैंग इफेक्ट, यस, कि जैसे आप उसको फेंकोगे वो वैसे लौट कर आएगा, ठीक है। तो ये बुमरेन इफेक्ट पे है कि जिस एनर्जी को आपने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करके भेजेगा। डिस्ट्रॉय करेगा तो कुछ हो ही नहीं, राइट। अगर आप उसको पॉजिटिवली दे रहे हो तो पॉजिटिवली आ रहा है, नेगेटिवली दे रहे हो नेगेटिवली आ रहा है। ओके, फाइन। अच्छा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, जैसे मेरे भी बचपन की कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। जैसे मेरे होम टाउन में जो मेरे एक हिंदी के सर थे, वो बहुत मारते थे। उनके पास स्टिक थी काफ़ी बड़ी, इतनी मोटी, बहुत मारते थे। एंड बीइंग अ नोटोरियस चाइल्ड मैं बहुत पिटता था, बहुत ज़्यादा। बट मुझे दुख नहीं है उस चीज़ का, मतलब आई एम टोटली फाइन। तो मेरा कुछ नेगेटिव नहीं है। ऐसा भी होता है कि मतलब इसमें भी कुछ NLP काम करती है क्या? अब सर आपने जैसे मुझे ये स्टोरी सुनाई, ठीक है, आपको ये तक याद है कि उसकी मोटाई कितनी थी, हाँ, बिल्कुल याद है, यानी अच्छे उस से। पूरी इमेज ने आपके ब्रेन पर बहुत गहरा असर रखा। आपने आपको वो उस स्केल की कितनी मोटाई थी, कैसी थी वो, कैसी दिखती थी, सर आपको कैसे पिटते थे, आप खुली आंखों से उसको इमेज कर पा रहे हैं, इसलिए आप उसको बता पा रहे हैं। ब्राउन कलर की थी, ठीक है, आप इमेज इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको इमोशनली बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब किया, कैप्चर किया है। और ये जो पीटने वाला ये जो इवेंट हुआ ना, उस समय जो भी इमोशंस आपके साथ क्रिएट हुआ, वो इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर स्टोर है। और वो कैसे स्टोर है, आप जैसी उस इमोशन को सोचेंगे ना, जैसी उस इमोशन को सोचेंगे और उसको सीधा अपनी बॉडी पर लेकर आइए, आपको आपकी बॉडी में किसी ना किसी एक जगह पर या तो टिंगलिंग होगी या तो हैवीनेस होगी। वो बॉडी ही आपको बता देती कि ये स्टोरेज आपका कहाँ है। ओफो, ठीक है, फिर उसको निकालना आसान होता है। अगर आपको रूट पता चल गया तो निकालना आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक्चुअली सर आपका ब्रेन कुछ ये सारे आपके जितने भी सेंसेस हैं ना, इस पे काम करता है, ठीक है। आंखों ने कुछ देखा, उसको रख लिया, ठीक है। अब आपने मोदी जी को देखा है, ठीक है, जैसे ही मोदी जी कहा वैसे आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई, ठीक है। अगर मैं कहूँ चिंग यांग एक व्यक्ति हैं, कोई इमेज बनी है आपके दिमाग में? नहीं। मैंने कहा कि श्याम जी कोई एक व्यक्ति हैं, कोई दिमाग में इमेज बनी, यानी विजुअल जो आपने किया वो आपके ब्रेन में है, करेक्ट, ठीक है। आपने जो सुना होगा शाहरुख खान कैसे बोलते हैं, वो दिमाग में हो, वो कानों में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई श्यामा जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, आपके दिमाग में कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो जो भी ये सेंसेस ले रहे हैं, ब्रेन उसको पूरी तरीके से वो करता है, फिल्टर करता है, फिर वो कुछ चीज़ें हिप्पोकैम्पस स्टोरेज में भेज देता है, कुछ क्या करता है जिसको आपने इमोशनली लिया उसको यहाँ तो वो नहीं रखता है, ठीक है, उसको क्या करता है 80 बिलियन सेल्स के अंदर भेज देता है। अब जब जब वैसे वैसे इवेंट्स आएंगे वो इसको ट्रिगर करेगा और आपका ब्रेन नेगेटिवली सोचना शुरू कर देगा, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओह यस, ओह यस, ओवर थिंकिंग। मैम हर वक्त मैं बिजनेस ओनर्स को ही डील करता हूँ, तो मैं बार बार वहीं आ रहा हूँ घूम के रिलेशन से कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर वही कि वो स्टक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो ओवर थिंकिंग में घूमे चले जा रहा है। लाइक इसको हम लोग, मेरी भाषा में हम लोग बिजनेस की भाषा में बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस इतना ज़्यादा घुस के वो किए जा रहा है कि हाँ मुझे 2 रुपये लगाने हैं तो मैं 2 रुपये लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लॉस हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो, मतलब वो इतना ज़्यादा डीपली घुसा पड़ा है। इसमें भी आई थिंक NLP काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। यस सर, यू नीड दिस, यू रियली नीड दिस टेक्निक। ठीक है जी, ठीक है मैम, मज़ा ही आ गया। मैं NLP के बारे में जानता था, सेल्स ट्रेनिंग में हमने इम्प्लीमेंट भी करी है, बट जो आपने रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई ये सारी चीज़ें जो हम घर में परिवार में हर रोज़ देख रहे हैं, दिस इज़ रियली ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि आज के टाइम में अगर रिलेशन को सुधारना है, चाहे वो स्पाउस का है, किसी का भी रिलेशन है, 2 लोग हैं, रिलेशन को सुधारना है तो उसके बचपन को हमने सुधार दिया। ये टेक्निक तो बड़ी पावरफुल है, ये पहुंचनी चाहिए करोड़ों लोगों तक। ठीक है जी, तो इसी वादे के साथ मैं अंत करता हूँ इस पॉडकास्ट का कि इस टेक्निक को और आपकी इस साइंस को, इस विद्या को मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसको पहुँचा पाएँ और उनका भला कर पाएँ। थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी आपके साथ इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया क्योंकि एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं हम दोनों को ही एक ऐसे फ्रिक्वेंसी पर लेके गई जहाँ बहुत कुछ बाहर निकल के आया। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।